हम कल यस्टरडे बेटा हमने 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। 16.2 की बात कर रहे हैं। इसमें हमने जो सेट थ्योरी का यूज किया था वो ही हमें अप्रोच जो है फाइंड आउट करनी है। देखो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट। जितनी भी पॉसिबल इवेंट्स होती हैं दैट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। ठीक है। इफ यू टॉस ए कॉइन वन टाइम, the possible outcomes are head and tail. These are two events. ठीक है, the collection of two events it is known as the sample space. If we take any one event, it is known as the simple event. Suppose if we toss a coin two times, then sample space will be H H H T T H और T T। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये फोर इवेंट्स हैं, out of four events, if we select only one, that is known as a simple event. If we take more than one event, that is known as a compound event. ना दो टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट आर द वोज इवेंट विच वी take only one of them. A compound event it is a collection of more than one event, that is known as the compound event. Suppose if we take the number of tails, one tail. If we take one tail, so we have to take two events. That is known as a compound event. Okay? So this is the difference between simple event and compound event. So one of them is impossible event. Impossible का मतलब which is not possible. If we toss a coin two times, if we want to get the three head, that will be the impossible event. Impossible. ठीक है, it is not possible. एक होती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मीन्स वी आर श्योर कि दैट विल बी हैपेंड 100%, दैट विल बी श्योर इवेंट। ठीक है, if we say that, if we toss a coin two times, if we say that getting one head or no head or two head, that will be a श्योर इवेंट। कोई भी ये 100% है, या तो वन हेड आएगा या टू हेड आएगा या नो हेड आएगा, दैट विल बी ए श्योर इवेंट। इफ वी थ्रो ए डाई, ठीक है, डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इफ वी से दैट इफ वी थ्रो ए डाई getting a number less than or equal to 6, that will be a sure event. Definitely we will get that one. ठीक है, फिर है कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा? सपोज ए इज ए इवेंट गेटिंग ऑड नंबर। ये अगर हम कैसे लेते हैं इवेंट को जो कि ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा, है ना। अगर हमने ऑड नंबर लिया है, ऑड नंबर और इवन नंबर का जो सम है हमेशा कितना होगा? वो पूरा सैंपल स्पेस होगा, तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है, दो इवेंट अगर हम ऐसे लेते हैं जिनका यूनियन कह लीजिए, है ना, वो क्या आता है? कंप्लीट सैंपल स्पेस आता है, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री। और हम ये कहते हैं कि है ना, शो इम्पॉसिबल इवेंट मैंने आपको बता ही दिया है। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोई इवेंट अगर हम ऐसे लेते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे कि हमने ऑड नंबर लिया है, ऑड नंबर
और इवन नंबर का अगर हम इंटरसेक्शन लें, ऐसी दो इवेंट, तो वो क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आएगा, दैट इज नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम दो इवेंट, ऐसी इवेंट, दो या दो से ज्यादा ऐसी इवेंट लेते हैं जिनका यूनियन, ठीक है, वो क्या आता है आपका, एक पूरा यूनिवर्सल सेट आता है या सैंपल स्पेस आता है, दैट इज नोन एज द एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है। और एक एक चीज है कि जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अगर सपोज करो किसी सैंपल स्पेस को हम डिवाइड करते हैं एन पार्ट में, उनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। दो हो या दो से ज्यादा हो, उनका यूनियन क्या होना चाहिए, वो सैंपल स्पेस, कंप्लीट सैंपल स्पेस हो, तो हम उनको एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। और उनका दो इवेंट, कोई भी दो इवेंट लेते हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, वो क्या होता है, वो फाई होता है, तो हम उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे हमने यहाँ पर लिया था, इनका इंटरसेक्शन फाई था, दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दीज आर द म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। मगर हमने दो इवेंट ऐसी ले ली, या दो से ज्यादा इवेंट ऐसी ली, उनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस आता है, और कोई भी दो इवेंट ऐसी नहीं है जिनका इंटरसेक्शन जो है फाई ना हो, ठीक है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अगर फाई है उनका इंटरसेक्शन, और उनका यूनियन जो है पूरा सैंपल स्पेस है, तो these types of events are known as the mutually exclusive and exhaustive event। तो जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताए गए हैं, वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको एक्सरसाइज 16.2 करना है। तो सारे ही क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आप ना कर सकें, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ। देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड इफ ही इज द इवेंट डाई शोज 4। अगर हमने कोई डाई को थ्रो किया, ठीक है, उसको कोई वो डाई क्या शो कर रही है, वो 4 शो कर रही है, एक ही इवेंट आ रही है। एंड एफ बी द इवेंट द डाई शोज इवन नंबर। एफ कोई इवेंट है जिसमें इवन नंबर आ रही है, इवन नंबर में क्या होगा, 2, 4 और 6। आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं आ रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू फाई। तो क्या है, दीज आर नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या आंसर हो जाएगा आपका, नो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट इन नंबर लेस देन 7। आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन नंबर ग्रेटर देन 7, भाई डाई को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। ये मल्टीपल ऑफ 3, 3,6 हो जाएगा। ए नंबर लेस देन 4, 1 2 3 4, 1 2 3 हो जाएगा। ई कोई इवेंट है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर हो ग्रेटर देन 4 हो, दैट विल बी 6। एफ क्या है, ए नंबर नॉट लेस देन 3। एफ कोई नंबर है जो कि लेस देन 3 नहीं है, तो क्या होगी वो, 3 4 5 6 हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनियन बताना है, इंटरसेक्शन बताना है। यूनियन इंटरसेक्शन आपको पहले से ही पता है। ए माइनस सी का मतलब क्या होता है, ए माइनस सी का मतलब ये है कि वो एलिमेंट लेने हैं ए के जो सी में नहीं हो, ठीक है। तो ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 है। माइनस सी का मतलब है, सी का मतलब हुआ है सी के एलिमेंट के लिए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 और 6। तो ए माइनस सी का मतलब क्या होगा, आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि सी में नहीं आ रहा है, 1 2 4 5। बस ये सब वो चीज़ें हैं जो आप सेट थ्योरी में कर सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके लिए भी हमने किया था, ए इंटरसेक्शन बी रेट क्या होता है, ए माइनस बी हो जाता है, ई माइनस के ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, ये याद रखो आप। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एन ए, ए माइनस के
ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट आप माइनस कर दो जो कि उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे पार्ट आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एन एक्सपेरिमेंट इन इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस and recording the number comes up describe the following event if is sum greater than 8। चलो मैं इसको आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सम इज ग्रेटर देन 8, पेयर ऑफ डाइस को हमने थ्रो किया है, तो सम ग्रेटर देन 8 कब होगा, जब आप 9 लें। तो 9 कब आएगा, जब आप 4 5 लाए, या 5 5 आए, या 6 5 आए। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, 6 6 भी हो ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और 5 4 भी ले सकते हैं। यह आपका इवेंट ए हो गया। बी क्या है, 2 ओकर्स ऑन आइदर डाई। ठीक है, 2 हमें ऐसी कोई इवेंट लेनी है जो दोनों में से किसी में भी हो। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 1 से लेके 2 6 तक, और 6 2 से लेके 6 1 से लेके, सॉरी, जब हमने 2 यहाँ लिया है, अब 2 हम यहाँ ले सकते हैं, 1 2। ठीक है, 2 2 तो यहाँ आ चुका, 3 2 4 2 5 2 और 6 2। अब ए और बी में आप देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि आपका कॉमन हो। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो हमने लिए हैं ए और बी इवेंट, कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा। तो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी क्या दिया हुआ है, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है, हमें सम जो है एटलीस्ट 7 चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए। तो यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि भाई हम 9 ले सकते हैं ना, और 12 ले सकते हैं। तो ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है ना, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होंगे, ए और बी ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 कॉइन टॉस है, तो मैं इसकी पहले आपको सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। तो सैंपल स्पेस हो जाएगी आपकी, 3 कॉइन को हमने लिया तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, इसी तरीके से टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल। है ना, ये आपकी पूरी सैंपल स्पेस मैंने लिखी। ए कोई इवेंट ले रहे हैं, डिनोट द इवेंट 3 हेड। ए कोई इवेंट है आपकी जिसके अंदर 3 हेड आ रहे हैं। बी कोई इवेंट है इससे डिनोट के 2 हेड एंड 1 टेल। तो 2 हेड चाहिए इनको और 1 टेल चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, 2 हेड एंड 1 टेल। सी में क्या डिनोट द इवेंट 3 टेल, 3 टेल लेनी है। एंड डी डिनोट ए हेड शोज ऑन फर्स्ट कॉइन। डी में क्या है कि पहले वाले में आपका हेड आना चाहिए। तो हेड हेड टेल भी चल जाएगा, इसमें हेड टेल हेड भी चल जाएगा, और हेड टेल टेल भी चल जाएगा। ठीक है, ये इवेंट हो गए। अब इनके हिसाब से आपको आंसर देना है। ये कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी इवेंट है, तो देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, ए और सी।
कि सिंपल इवेंट कौन सी है, ये ए और सी सिंपल इवेंट है क्योंकि इनमें एक ही एलिमेंट आ रहा है आउट ऑफ 8 एलिमेंट। कंपाउंडेड इवेंट कौन सी है, बी और डी है, बस खत्म। कितना सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, एक्सक्लूसिव, इसी में से आप आंसर दे सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। 3 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी चाहिए और एग्जॉस्टिव का मतलब पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। तो आप इसमें से देख लो कि कौन से वाला लें। आप इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या दे सकते हैं कि अम, ये ए इवेंट भी है ना, ए के साथ अगर आप डी ऐड कर देते हैं तो ए 1 2 3 4 आ जाएगा और ये 5 आ गया। और सी 1 टेल ले लो, ठीक है। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि एग्जॉस्टिव बताना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड में क्या होगा कि वन हेड भी आ जाएगा और कोई हेड भी नहीं आएगा। इसको आप ऐसे लिख लो, 3 इवेंट अगर आपको लिखनी है, 3 या 4 इवेंट जितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। इसमें हमने क्या लिया है, ठीक है। अगर हम 1 टेल लेते हैं, 1 टेल में 1 2 3 ये 3 केसेस आ गए। 2 टेल में आपके ये केसेस आ गए, ठीक है। नो टेल में ये वाला केस आ गया, ऑल टेल में ये केस है। अगर 4 केस में डिवाइड करना चाहें तो 4 में आप डिवाइड कर सकते हैं, चारों को मिला के सैंपल स्पेस हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड लेते हैं, कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम एक हेड में जो है ये सारे केसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरा केस आप ले सकते हैं, नो हेड ले सकते हैं, 2 केस में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बहुत पॉसिबल आंसर बन जाएंगे। मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब कि सारे जितने भी हम इवेंट लेते हैं उनका यूनियन जो होना चाहिए पूरा सैंपल स्पेस। और एक्सक्लूसिव का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन। इस तरीके से आप सारे पार्ट आप इसके 5th वाले कर सकते हैं। 6 वाले में भी आपको यही काम करना है। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 इवेंट ए बी सी। एक में इवन नंबर है, बी में क्या है, और नंबर है, सी में क्या है, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और नंबर हो जाएगा। और नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ए और बी का मतलब या तो ए हो या बी हो, तो दोनों का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सारे पार्ट के आंसर देने हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला है इसको मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे तो इस पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने जो लिया, ये जो इवेंट लेते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया गया है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 इवेंट ए बी सी आर शोज गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। तो पहले वाले पर इवन नंबर लेते हैं तो 2 1 से लेके कहाँ तक जाना होगा आपको, 2 6 तक जाना। फिर 4 1 से लेके 4 6 तक जाना। फिर 6 1 से लेके 6 6 तक जाना। पहले वाले पे आपको इवन नंबर लेना। दूसरी जो इवेंट है आपकी भी गेटिंग और नंबर ऑन फर्स्ट, तो फर्स्ट 1 1 से लेके आपको 1 6 तक जाना होगा। 3 1 से लेके 3 6 तक जाना होगा। फिर 5 1 से लेके 5 6 तक जाना। तो इस तरीके से ए और बी इवेंट है। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जैसे सेकंड पार्ट में पूछा है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। सी क्या दिया हुआ है, सी की बात और कर लेते हैं। सी में गिवन है गेटिंग द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस लेस देन 5। तो लेस देन 5 चाहिए हमें। 1 1 भी चलेगा, 1 2 भी चलेगा, 1 3 भी,
इक्वल बोला है इन्होंने तो 1 4 भी हम ले सकते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब 1 2 1 कर दो, इसको 3 1 कर दो और 4 1। ये क्या हो गया, ये सी हो गया। अब इन्होंने पूछा है ए चाहिए बट नॉट सी, तो ए के वो एलिमेंट लिख दो सी में नहीं आ रहे हैं, बस खत्म। सी में कौन सा ए के कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं आ रहे हैं? तो सी में जो कॉमन आ रहा है एलिमेंट 2 1 और 4 1 आ रहा है। तो ए के बाकी सारे एलिमेंट आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या पूछा है इन्होंने, एट्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो आप क्या काम करो, बी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो गया, ए हो गया। सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट को छोड़कर, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लो। तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ठीक है, वो आप एलिमेंट यहाँ पर लिख देंगे सारे। बी का कॉम्प्लीमेंट तो देखो यही हो गया ए, तो ए और सी का कॉम्प्लीमेंट इनको छोड़कर, इन सारे एलिमेंट को छोड़कर आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो यानी कि ये जो एलिमेंट है 2 1 से लेके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 2 6 तक। ठीक है। बस 2 1 नहीं आएगा, सॉरी 2 1 और 4 1 छोड़ दीजिए बस। बाकी सारे एलिमेंट जो आ जाएंगे वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो सारे एलिमेंट को पहले आप लिख लो, उसके बाद फिर उनका इंटरसेक्शन। इसी तरीके से इसका बेटा 7 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी यही आपको काम करना है। तो ये आपका मैंने आपको ये बताया क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज 16.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। फिर हम अगले वाली एक्सरसाइज की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में जो है, जो आपने पहले आपने 10th में किया था वही हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का वही मेथड है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ। ठीक है। इसमें सिर्फ आप थोड़ी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जरूर यूज करेंगे। तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो आपकी प्रोबेबिलिटी वाली जो अप्रोच है उसका आपको यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है आपने जो लिए हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपको जो है ना सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं पी ए यूनियन बी, यूनियन और इंटरसेक्शन का और यूज करना है। पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें यूज करना है। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, माइनस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो है अगर कभी कभी ऐसा होता है इंटरसेक्शन फाई होता है, अगर आप श्योर हैं कि ए इंटरसेक्शन अगर फाई है, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, कोई ऐसी नई चीज नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन नंबर 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड एसेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आउटकम्स, है ना। यहाँ W1 से लेकर W7 तक ये इवेंट्स दी हुई हैं। इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है और उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती है ना। तो आप ये चेक कर लीजिए, इसमें फर्स्ट पैसे पार्ट है जैसे इनका सम 1 आ रहा है नहीं आ रहा, 6 2 8 8 और 1 9,
51663819 ये नहीं आ रहा है ना, इनका सम प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटी जितनी भी इवेंट है उनका सम कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। तो इसी तरीके से बी पार्ट है, बी पार्ट में जो है जितनी भी इवेंट है उनका सम 1 आ रहा है, तो ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, सी वाले पार्ट में क्या है, सी वाले पार्ट में आप सबका सम चेक कर लेंगे, डी वाले में आप देखो माइनस में आ रही है, पॉसिबल नहीं है, और आपका ये भी पॉसिबल नहीं है ई वाला पार्ट, क्योंकि एक ही की प्रोबेबिलिटी 15/14 दी हुई है, 15/14 का मतलब वही 1 हो गई, 1 से ग्रेटर हो गई, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ओकर। ठीक है, तो ये भी आप सिंपल है, देखो आप इसको हम इसकी ऐसे अप्रोच का यूज करेंगे। A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail, कम से कम एक टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सैंपल स्पेस है वो है आपका HH ST TH टेल टेल, तो एटलीस्ट वन टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, यानी कि एक टेल भी चलेगी और एक से ज्यादा भी चलेगी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी ना है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, तो तीन केसेस आपके ऐसे ना, तो 3/4 आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एटलीस्ट वन को आप, हम ये चाहते हैं वन टेल है उसका नाम अगर हमने ए रखा है और एक भी नहीं है उसका नाम हमने बी रखा है, ऐसा ना हो कि पी ए माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी आप माइनस कर दो, है ना। चलो इस थोड़ा आप इसको ऐसे ही रहने दो, ये ज़्यादा सिंपल है, आप ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप इसको इसी तरीके से आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, प्राइम नंबर है, इन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इन नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। ये सारे क्वेश्चन आप पहले आप कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे, तो 52 पॉइंट होंगे, है ना, 52 कार्ड हैं, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेस। ठीक है, स्पेस एस हो और वो भी आपका, देखो आप इसको, हमारे पास जो है 52 कार्ड होते हैं, एस कितने होते हैं आपके, एस होते हैं आपके 4, तो 4/52। ठीक है, बी अगर हमने इवेंट ली, बी इवेंट लेते हैं स्पेड की, तो स्पेड कितने होते हैं, 13/52 होते हैं। और ऐसा लेना चाहें अगर हम कि दोनों हो, स्पेड भी हो, वो कितने केस होंगे, 1/52 होंगे। अब हम निकालना चाहते हैं कि स्पेड हो आपका, ठीक है, और ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं, स्पेड भी हो या इस तरीके से 4 ये जो वैल्यू है आपकी, अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि स्पेड भी हो और एस भी हो, तो वो किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी, दोनों चीजें चाहिए, है ना। ए वो कार्ड है जो आपका, टोटल हमारे पास एस कार्ड है, बी वो कार्ड है जो आपके स्पेड होते हैं 13/52, लेकिन हम चाहते हैं कि एस भी हो और स्पेड भी हो, तो ऐसे केसेस कितने होंगे, हमारे पास 1 होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड एंड एस या ब्लैक कार्ड, एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो आपकी हो जाएगी आपकी
4/52, और ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 4 तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज हम इतना ही कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो है चलो इसको, चलिए और कराने की कोशिश करते हैं, चलो और हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्योंकि टाइम कम बचा है। फेयर कॉइन with mark on one ace and six on the other, and a pair die, and both toss. Find the probability that the sum number that turn up is 3 or 12. A fair coin है with marked one on one face and six on the other, मतलब हेड टेल की जगह 1 और 6 है। एंड फेयर डाई आर बोथ टॉस, फेयर डाई में जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल केसेस जो हो जाएंगे। टू तो ये है ना, वन के साथ ये सारी पॉसिबिलिटी है, सिक्स के साथ भी सारी पॉसिबिलिटी है, तो टोटल नंबर जो हो जाएंगे वो तो हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि सम थ्री है, तो सम थ्री कब आ सकता है कि पहले में वन आए, दूसरे में टू है, यानी कि 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि सम थ्री है, अगर हम ये चाहते हैं कि सम 12 आए, तो 12 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? वो भी हमारा केस 6 होगा, तभी 12 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 लिया हमने, तब आपका 3 आ सकता है सम, और 12 आने के लिए 6 और 6 ही लेना पड़ेगा, तभी आपका सम जो है 12 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है आपका? There are 4 men and 6 women on a city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? There are 4 men and 6 women, है ना? तो 6 वुमेन है, तो वो किसी भी एक को हम सेलेक्ट करते हैं, तो वुमेन होने के जो चांसेस है वो हमारे पास फेवरेबल चांसेस 6 है, और टोटल चांसेस कितने हैं? वो टोटल है 10 है, क्योंकि 4 मैन है और 6 वुमेन है। तो वन मेंबर अगर हम सेलेक्ट करते हैं, उसको वुमेन आने की जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो 6/10, यानी कि आप इसको 3/5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखो, 7 में क्या है? ए फेयर कॉइन इज टॉस 4 times एंड ए पर्सन विन ₹1 for each head and lost ₹150 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can after 4 tosses and the probability of having each of these amount। देखो ये हो सकता है बेटे, चारों हेड आए तो उसको अमाउंट जो मिल सकता है वो 4 रुपये मिलेंगे। उसकी पॉसिबिलिटी जो है आपकी कितनी होगी? अगर हम 4 बार करते हैं तो ठीक है, वन केस होगा हमारे फेवरेबल का, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी, है ना? ऐसा हो सकता है कि वन हेड आए और 3 टेल है, वन हेड और 3 टेल। तो ऐसा होने के लिए क्या होगा? वन हेड और 3 टेल आने की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो 3/16 केसेस बनेगी, है ना? एच को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो, लेकिन अमाउंट क्या होगा? 1 रुपया तो मिलेगा हेड आने का। ठीक है, चलो आप ऐसा करो, पहले 3 हेड ले लो, 3 हेड और 1 टेल। तो 3 हेड आने पर आपको 3 रुपये मिलेंगे और 1.5 रुपये का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 यानी कि 1.50 रुपये आपको मिलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, आप केसेस लिखेंगे चारों 16 केसेस में, तो 3/16 केसेस ऐसे बनेंगे जो आपके फेवर के होंगे। अगर हम 2 हेड और 2 टेल लेते हैं, ठीक है,
तो 2 हेड आने के 2 रुपये मिलेंगे, 3 रुपये देने पड़ेंगे, तो लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है, -1 रुपीज़। इसके केसेस कितने बनेंगे? 2 हेड लेते हैं अगर हम, पोजीशन बदलते हैं तो शायद 6/16 होंगे, अभी आप चेक करके देख लीजिए। इसी तरीके से अगर हम क्या लेते हैं, 1 हेड और 3 टेल लेते हैं, तो ये आएगा 1 हेड लेने पर हमें क्या मिलेगा, 1 रुपया, और 4.50 रुपीज़ का हमें लॉस हो जाएगा, तो यानी कि 3.50 रुपीज़ का लॉस होगा। इसकी पॉसिबिलिटी 3/16 हो जाएगी। इसी तरीके से 4 टेल होते हैं, तो 4 टेल लेने के लिए हमें लॉस ही लॉस होगा, वो 6/16 हो जाएगी। तो 3, 1, 4 और 6, 10, 10 और 3, 13 और 1, 14 आ रहा है, यानी कि कहीं गड़बड़ हो रही है। आप इसके केसेस बना लेते हैं, आपकी समझ में भी आ जाएगा। ये हमने 4 हेड लिए है ना, फिर अगर हम 3 हेड लेते हैं, 3 हेड लेने पर क्या होगा, इनकी पोजीशन बदलते हैं, तो हेड टेल, फिर ये हेड हेड लिया हमने, फिर टेल हेड को लिया, फिर हमने हेड टेल हेड हेड लिया, टेल हेड हेड लिया, यानी कि 4 केसेस बनने हैं, 1, 2, 3, 4। ये मैंने 3 लिखे हैं ना, 3 की जगह 4 हो जाए, ठीक है, अब सही आ रहा है। 4, 1, 5, 5 और 6, 11, और 4, 15, 1, 6। तो इस तरीके से पॉसिबल जो है, अमाउंट बताना था क्या क्या पॉसिबल और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने लिख दी, और ये क्या है, जो पॉसिबल अमाउंट है वो हमने लिख दी। ठीक है बेटा, तो मैं आज आपको यहाँ तक ही, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही करा रहे हैं, बाकी आपको अब मंडे को आप स्कूल में आएंगे तो बाकी वहाँ से कराएंगे, बाकी क्वेश्चन है। तो ये आपका जो रह जाता है काम, फिर वो मंडे को। ठीक है, थैंक यू।